अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका लेक्चर नंबर 2 है। हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरे हुए हैं। हम जो खाना खाते हैं वो ऑर्गेनिक होता है, हम जो कपड़े पहनते हैं, जो क्लॉथिंग्स होती हैं हमारी, वो ऑर्गेनिक होता है। जो हमारे पास मेडिसिन्स होती हैं ऑर्गेनिक होती हैं। हमारे पास कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनती तो वैसे ओरिजिनली जो हैं वो इंडस्ट्री में हैं, बट वो भी ऑर्गेनिक होती हैं। जैसे पीवीसी प्लास्टिक का पता है आप लोगों को, पॉलीथीन बैग्स का पता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं डिटर्जेंट्स वगैरह। डिटर्जेंट्स में आपके पास सोप और ये आपके पास जो होते हैं, आप लोग लॉन्ड्री जो पाउडर यूज़ करते हैं, उन सब के अंदर जो उनकी प्रिपरेशन जो होती है उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फैट्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो भी क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं थ्रू आउट जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम जो हमारे पास जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं। फूड में आपके पास आ जाता है, प्लांट्स आप खाते हैं, आप मीट खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, पल्सेस दालें खाते हैं आप लोग। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। हमारी डेली रूटीन में जो है वो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा जो आज हमने स्टार्ट करना है, वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन ज़राए के ज़रिए हमें मिलते हैं, किन शक्लों में हमें जो है वो हमारे पास होते हैं। तो ये 3 मेजर जो हैं सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिनमें फर्स्ट है कोयला, सेकंड है आपके पास नेचुरल गैस जिसको आप सुई गैस भी बोलते हो, और थर्ड है आपके पास पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम जो है ये एक ओवरऑल टर्म यूज़ की है हमने डिफरेंट इसकी फ्रैक्शंस के लिए। जैसे आपके पास पेट्रोलियम में पेट्रोल आ जाता है आपके पास पेट्रोलियम के अंदर जो है वो मट्टी का तेल आ गया, डीजल आ गया, आपके पास उसी में जो है वो नेफ्था आ गया एसफाल्ट आ गया। ये सारे की सारी जो हैं ये क्या आ जाती हैं, आपके पास पेट्रोलियम की मसनूआत आ जाती हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं पेट्रोलियम फ्रैक्शंस या पेट्रोलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कोल क्या होता है। अब कोयला जो है वो जनरली इसको हम बोलते हैं एक फॉसिल फ्यूल है, एक सेडिमेंट्री रॉक जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है और हम इसे ज़मीन से हासिल करते हैं। अब बात ये आती है कि ये ज़मीन के अंदर कैसे बनता है। ज़मीन के अंदर कोयला जो है वो बनता तब है जब हमारे पास जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक थिंग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं। जैसे आपके पास ज़मीन के ऊपर क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्या होती है, वुड। प्लांट्स आर ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक थिंग्स प्लांट्स जो हैं जब ये डेड प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या ख़त्म हो गए, अब जब ये ख़त्म हो गए इनकी वुड जो है वो क्या होती है, ज़मीन के अंदर दफन हो जाती है और वो कई सालों तक जो है वो ज़मीन के अंदर दफन रही, उसको टेम्परेचर मिला, प्रेशर मिला और वो किस में कन्वर्ट हो गई, कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गई। लेकिन उसमें उसने डिविजनली जो है वो डिफरेंट स्टेप्स से गुजर के उसने कोयला बनाया, ये नहीं कि वो डायरेक्टली जो है वो कोयले में कन्वर्ट हो गई। अब सबसे पहले ये जो डेड प्लांट्स थे, डिकम्पोजिशन हुई वुड की, कैसे हुई, वहाँ पे बैक्टीरियल रिएक्शन हुए, बैक्टीरिया ने इनको डिकम्पोज किया, इनको डिकम्पोज करने के बाद कन्वर्ट कर दिया इनटू पीट। अब हम ये जिस वुड की बात करें ये ज़मीन के अंदर है, वोल्केनोज आते हैं, ज़लज़ला आता है, ज़मीन जो है वो इवॉल्व होती है, एवोल्यूशन हुई है, आपको पता है थ्रू आउट द टाइम। तो वो जो वुड है वो ज़मीन के अंदर दफन हो गई, वहाँ पे उसको टेम्परेचर मिला, प्रेशर मिला, फिर ये पीट जो बना था वुड से, ये ब्राउनिश कलर का जो मटेरियल सॉलिड होता है, ये कन्वर्ट हो गया हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किसके अंदर, लिग्नाइट के अंदर। अब ये भी कोयले की ही फॉर्म्स हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि इनमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और इनमें कार्बन कंटेंट थोड़े होते हैं। जैसे जैसे आगे इवॉल्व होंगी कार्बन कंटेंट क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, कार्बन की मिकदार इनके अंदर बढ़ जाएगी। अब पीट जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हुई, लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट भी प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से कन्वर्ट हो गया इनटू बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो है उसमें कार्बन कंटेंट लिग्नाइट से ज़्यादा होता है, एंथ्रासाइड से कम होता है। ये बिटुमिनस कोल हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एंथ्रासाइड के अंदर। ये एंथ्रासाइड जो है इसको हम बोलते हैं हाई क्वालिटी कोल।
हाई क्वालिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको जितनी भी फॉर्म्स मिलेंगी कोल की, उनमें से सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट इसमें पाए जाते हैं एंथ्रासाइड के अंदर। अब ये वाली जो आपके पास रे डायग्राम है, ये है कि कोल ज़मीन के अंदर बनता कैसे है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है। हमने आगे देखना है कि ये हमारे पास जो कोल बना है, इसका आगे हमें क्या फ़ायदा है। कोयला जो है हमें पता है फ्यूल है। अगर वो फ्यूल है तो ऑब्वियसली हम उसे यूज़ करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, घरों के अंदर, लेकिन हम उसको सिंपली ऐसे यूज़ नहीं करते। हम पहले उसको एक प्रोसीजर से गुजारते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन के ज़रिए हम कोल को उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस में जो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। हम कोल को बग़ैर एयर के, बग़ैर हवा के हाई टेम्परेचर से पास करवाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोल गैस में, कोल तार में और कोक के अंदर। अब ये कोल जो है, जब इसको एयर नहीं मिलेगी और इसको हम हाई टेम्परेचर देंगे, तो ये कोल गैस जो बनाता है, ये आपके पास मिक्सचर होता है मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन, वाटर बनता है साथ कुछ अमाउंट में। ये मिक्सचर जो है ये क्या होता है, आपके पास कोल गैस कहलाता है अपॉन हीटिंग ऑफ कोल। दूसरे नंबर पे ये हमें देता है कोल तार। ये आप लोग जो सड़कों पे डालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लुक बोलते हैं, कई लोग पिच बोलते हैं इसको, सड़कों को प्लेन करने के लिए बजरी के ऊपर डालते हैं ना, तो ये कोल तार होता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास कोक। इन तीनों फ्रैक्शंस में से हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है, लार्ज अमाउंट में क्या मिलती है, कोक मिलती है। और ये दोनों जो है इनकी अमाउंट कम होती है, ये थोड़ी अमाउंट में बनती हैं जब हम कार्बोनाइजेशन करते हैं किसकी, कोल की हाई टेम्परेचर पे। तो ये जो कोक बनती है ये आगे ये हमारे पास सबसे जो है वो जो है इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है कोल की। ये इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है और इस कोक के अंदर कार्बन परसेंटेज जो है वो सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेजिड्यू कम होता है, कार्बन परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है, कार्बन कंटेंट हाई होते हैं इसमें। अब ये कोल रिसोर्सेज, ये जो कोल हमें मिलता है ओवरऑल ज़मीन के अंदर, इसके पाकिस्तान में जो है रिसोर्सेज कितने हैं ये देखना है हमने। पाकिस्तान में बेसिकली हमें पता है बलूचिस्तान के अंदर पहाड़ों में कोल माइंस होती हैं, कोयले की कानें, वहाँ पे हमें ये मिलता है कोल जो होता है। और हमारे पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन जो है वो है 184 बिलियन टन पर ईयर जो है वो हमें ऑलमोस्ट इतने बिलियन टन जो है 184 बिलियन टन हमें कोल मिलता है। ये 184 बिलियन टन जो है वो थ्रू आउट द कंट्री यूज़ होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब बलूचिस्तान और थर जो है ये हमारे पास दो बेसिक एरियाज़ हैं। वैसे हमें कई जो पंजाब है या सिंध है वहाँ पे भी कई एरियाज़ में मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे इनके ज़खायर जो हैं कोयले के वो कम हैं। अब हमें ये रिकवर करने के लिए पाकिस्तान में जो है वो डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, KPK, बलूचिस्तान एंड सिंध भी आप बोल लें। ये डायरेक्टरेट जो है ये क्या करता है, उस कोयले को अकमुलेट करके देन वहाँ पे उसकी डिलीवरी होती है, कहाँ पे चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसको यूज़ हम कहाँ करते हैं कि ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है पावर प्लांट्स के अंदर। पावर प्लांट आपके पास बिजली बनाने वाले यूनिट जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं। पावर प्लांट आपके पास जो हैं कोयले से चलने वाले वो बहुत कम है, बेसिकली होने ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम पेट्रोलियम वाले पावर प्लांट्स जो हैं वो देखें तो ज़्यादा हैं, जहाँ पे हम डीज़ल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं या जो ऑयल होता है हमारे पास वो यूज़ करते हैं। लेकिन कोयले पे चलने वाले जो बिजली के प्लांट हैं वो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, और इस पर भी काम हो भी रहा है कि कोयले पे चलाए जाएँ। आपको पन बिजली का पता होगा, पानी से चलने वाली बिजली, तो वहाँ पे पन बिजली में भी ये कोल जो है ये एज़ फ्यूल यूज़ होता है पावर प्लांट्स के अंदर। 80% जो है वो हमारा कोल जो है वो ओवरऑल ऑफ पाकिस्तान वो यूज़ होता है इन द बेकिंग ऑफ ब्रिक्स। हम जो ईंटें पकाने वाले भट्टे होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, वो भट्टे जो हैं वहाँ पे हम 80% इसकी टोटल अमाउंट का जो कोल है वो यूज़ करते हैं ईंटों को पकाने के लिए। और उसके बाद जो है बाकी जो अमाउंट बच जाती है उसमें से कुछ जो है वो डोमेस्टिक यूज़ में डोमेस्टिकली यूज़ होता है, घरों के अंदर हम यूज़ करते हैं जो कोल होता है। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे, हमने कोल पढ़ा है। कोल के बाद आता है सेकंड पे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम डिफाइन करते हैं कि अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। अब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं?
लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिनमें कार्बन एटम्स थोड़े होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन वगैरह। ये गैस फॉर्म में होती है। आपको पता है गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर जो होता है, इसी में मीथेन आ जाती है। हायर कंटेंट जो होता है वो मीथेन का ही होता है इसमें। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, नेचुरल गैस। और ये नेचुरल गैस आपको बलूचिस्तान का आपको पता होगा, हमारी जो ज़खायर हैं वो बलूचिस्तान में हैं सुई गैस के। लेकिन उसके अलावा जो है वो ज़मीन से जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल गैस नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं बायोगैस, क्योंकि उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में आपके पास प्लांट लीटर आ गया, एनिमल डंग आ गया, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं इनको हम बर्न करते हैं। जब बर्न करते हैं तो जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं बायोगैस। ये आपके पास सोर्सेज हैं किसके, गैस के। और बाकी जो हम गैस जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो इनफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस नहीं होती। और ये यूज़ होती है एज फ्यूल इन होम्स, हम घरों में यूज़ करते हैं खाना पकाने वगैरह में। इसके अलावा आप गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हो। इसके अलावा इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, उनमें जो भट्टियाँ होती हैं, फर्नेसेस होती हैं, उनको हीट अप करने के लिए जो है वो वहाँ पे ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है नेचुरल गैस। थर्ड पे हमारे पास जो सोर्स है का ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है पेट्रोलियम। कि पेट्रोलियम जो है वो एक्चुअल में होता है ऑयल। अब ये ऑयल जो है ये किस फॉर्म में हमारे पास आता है, क्रूड ऑयल की फॉर्म में, खाम तेल जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जब हम ज़मीन से निकालते हैं। ये क्रूड ऑयल जो है ये कई तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स अपने अंदर रखता है। इस क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल निकालते हैं, इससे हम मिट्टी का तेल निकालते हैं, इससे हम डीजल निकालते हैं। तो उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस सारी की सारी जो होती हैं ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम इनको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके सेपरेट कर लेते हैं एक दूसरे से। अब ये क्रूड ऑयल जो है ये होता कहाँ है, ये अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होता है बीनीथ द अर्थ, ज़मीन के नीचे, और वहाँ से हम जो है वो हासिल करते हैं। और जहाँ पे क्रूड ऑयल पाया जाता है वहाँ पे ही नेचुरल गैस जो है उसके ज़खायर भी मिलते हैं हमें। पेट्रोलियम का जो हमारी मसनूआत हैं उनको हम रिफ़ाइन कैसे करेंगे, क्रूड ऑयल से सारी की सारी मसनूआत हम लेंगे कैसे, ये हम लेते हैं, हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जहाँ पे हम ऑयल को क्या करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं। ये क्रूड ऑयल एक्चुअल में इम्प्योर होता है, ब्लैकिश कलर का, ब्राउनिश सा कलर होता है इसका, उस कलर का ये लिक्विड होता है। इसको हमने रिफ़ाइन करना है। उन रिफ़ाइनरीज़ में से पाकिस्तान में 4 रिफ़ाइनरीज़ हैं मेजर जो कहा जाता है, लेकिन इसके बाद प्राइवेट रिफ़ाइनरीज़ भी कई बनी हैं। तो मेजर जो 2 हैं वो है, एक अटक ऑयल रिफ़ाइनरी है और एक पाक अरब ऑयल रिफ़ाइनरी है। ये अटक ऑयल रिफ़ाइनरी जो है ये रावलपिंडी में है और इसकी जो ऑयल रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी है वो है 1.25 मिलियन टन्स पर ईयर जो है। ये इतना ऑयल क्या करती है, रिफ़ाइन करती है। सेकंड पे आपके पास है पाक अरब, इसकी रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी जो है वो अटक से ज़्यादा है। पाक अरब ऑयल रिफ़ाइनरी जो है ये मुल्तान में है और इसकी ऑयल रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी है 2.13 मिलियन टन पर ईयर। अब ये जो पेट्रोलियम फ्रैक्शंस बनाती हैं वो फ्रैक्शंस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे टेबल में दी गई हैं। काफ़ी सारी फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें से कुछ यहाँ पे हैं और कुछ जो हैं। इसमें फ़र्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास जो आती है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। जब हम क्रूड ऑयल को हीट करते हैं तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट होती है, वो होती है नेचुरल गैस, क्योंकि गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है तो ये जल्दी सेपरेट हो जाती है। और इसकी कंपोजिशन जो है इसमें ब्यूटेन आती है, प्रोपेन आएगी और सबसे मेजर कंटेंट मीथेन आएगी। ये इसके अंदर लोअर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये होती हैं किसके अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, और ये यूज़ होती है एज अ फ्यूल। सेकेंड आपके पास फ्रैक्शन है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर जो है वो लैब के अंदर यूज़ होता है सॉल्वेंट के तौर पे, और ये जो सॉल्वेंट है इसमें कार्बन कंटेंट्स होते हैं C5 to C6 अल्केन्स जो है, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप आएगा ईथर का ऑब्वियसली, लेकिन कार्बन कंटेंट जो होंगे वो इस रेंज में होंगे। और ये होगा हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड होगा। गैस से आगे लिक्विड, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेंगे ये सारे नीचे फ्रैक्शंस आ रही हैं, इनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, गैस से लिक्विड और लिक्विड से विस्कस लिक्विड और फिर उससे सॉलिड में कन्वर्ट होती जाएंगी ये।
इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है 20 to 60 डिग्री सेल्सियस। थर्ड हमारे पास फ्रैक्शन है लिग्रोइन और नेफ्था। ये हमारे पास मोटर फ्यूल है, रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है, सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 60 to 100 डिग्री सेल्सियस। वोलेटाइल होता है और इसके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो रेंज करते हैं C6 to C7 तक। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास गैसोलीन। गैसोलीन का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो रेंज करता है 40 to 220 डिग्री सेल्सियस और इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है वो C4 to C8 तक आते हैं। ये C4 to C8 तक यहाँ पे हमारे पास जो आ रहे हैं ये अल्केन्स होंगी, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं। कुछ अमाउंट में गैसोलीन के अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होती हैं वो भी पाई जाती हैं और ये यूज़ होता है एज अ मोटर फ्यूल। फोर्थ है आपके पास फिफ्थ केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, के दोनों ऑयल जो हैं ये फ्यूल ऑयल्स हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो 175 to 325 और गैस ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है ग्रेटर देन 275 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे केरोसिन ऑयल के अंदर अगर हम देखें तो ये C8H8 ये अल्काइन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो पाई जाती हैं किसके अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर। और आपके पास गैस ऑयल के अंदर कार्बन कंटेंट कितने होते हैं C12 to C18, जबकि केरोसिन ऑयल में होते हैं C8 to C14 तक रेंज करते हैं लॉन्ग चेन कार्बन की जो होती है। और ये हैवी मशीनरी में फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। हैवी मशीनरी में आपके पास ये ट्रैक्टर्स और क्रेन्स वगैरह आ जाती हैं। हैवी मशीनरी में ही जो है वो हम जो है वो ये यूज़ करते हैं केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, इसी में आपके पास डीजल भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फ्रैक्शन वो है ग्रीसेस और लुब्रिकेंट्स। ये फ्रैक्शन इन सब फ्रैक्शंस के बाद में हमें मिलेगी क्योंकि ये विस्कस होती है। ऑब्वियसली जो चीज़ विस्कस है उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 350 अप टू जो है वो 350 होता है और आगे जाएगा, मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट इससे कहीं हाई होगा। और इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो होते हैं ग्रेटर देन C18। कार्बन कंटेंट 18 से ज़्यादा, लॉन्ग चेन जो होगी वो 18 या उससे ज़्यादा कार्बन कंटेंट रख सकती है। और इसका यूज़ क्या है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में यूज़ होता है ये। लुब्रिकेशन क्या होती है कि हम फ्रिक्शन को, रगड़ को बचाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आप टायरों के बेरिंग्स में जो है वो ग्रीस देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। तो ये लुब्रिकेशन के तौर पे यूज़ होते हैं। पैराफिन आ जाती है नेक्स्ट। पैराफिन सिंपली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, आप लोगों को पता है, वैक्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस से होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी कहीं हायर होगा। और ये सेमी सॉलिड होती है। ये क्या होती है, सेमी सॉलिड। और इससे बनता क्या है, वैक्स प्रोडक्ट में आपके पास सिंपली जो आपको पता होगा वैसलीन वगैरह बनती हैं वो आ जाती हैं। एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक जो है वो हमारी लास्ट फ्रैक्शन है और ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। इन सॉलिड्स को जो है इनका यूज़ क्या होता है कि ये रूफिंग में और पेविंग में यूज़ होते हैं। एस्फाल्ट और जो आपके पास पेट्रोलियम कोक है, ये सॉलिड्स जो हैं ये छतों की लपाई के अंदर, बेसिकली अगर हम रूफिंग का जो है मतलब देखें उसके अंदर यूज़ होते हैं। जो पेविंग क्या होती है कि किसी भी सतह को हमवार करने के लिए उसके ऊपर इनका जो है वो क्या किया जाता है, उसके लेयर जो है इसकी बना दी जाती है एस्फाल्ट की और पेट्रोलियम कोक की। तो ये रूफिंग और पेविंग के अंदर यूज़ होते हैं। ये आपका ये वाला टॉपिक जो है कवर हो गया है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग पढ़ेंगे। अब ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है, या इन तीनों सोर्सेज में से कोई एक सोर्स वो पूछ लेगा। और इनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। रिफाइनरीज़ के बारे में वो पूछ लेता है, या फिर वो इन फ्रैक्शंस में से किसी के बारे में पूछ लेगा कि ये फ्रैक्शन जो है इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है। ये वैसे ये MCQs वाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है।